संगम नगरी प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 दिन पहले हमने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह दिखाया था कि प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर गंगा किनारे दफनाए गए कुछ शव मिट्टी के कटान की वजह से कब्र से बाहर आ गए और उनका आधा हिस्सा मोक्षदायिनी गंगा को छूने लगा है। हमारी इस रिपोर्ट को दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक हड़कंप मच गया था। खबर का संज्ञान लेते हुए प्रयागराज के सरकारी अमले में पानी में बह गई आधी कब्रों से बाहर आकर गंगा की धारा को प्रदूषित करते हुए शवों को सम्मान के साथ निकालकर उन्हें दूसरी जगह दफना दिया गया। तकरीबन दर्जन भर शवों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कई कब्रों के आधे बह जाने से उनमें दफनाए गए शवों से गंगा के प्रदूषित होने का खतरा तो था ही, साथ ही शवों को कुत्तों और दूसरे जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की भी आशंका थी। यहाँ पर अभी कल तक कटान हुआ था, आज कटान बंद है। हम लोग चाह रहे हैं कुछ बोरी लगा दें जिससे कि धारा परिवर्तित हो जाए। कुछ लकड़ी इधर है, वो लकड़ी भी लगा देंगे, इससे जो है लाश का कोई बाहर नहीं है। बाई चांस अगर बाहर निकलती है तो आप देख लिए होंगे उस साइड में चिताएं लगी हैं और धार्मिक प्रक्रिया के तहत उस लाश का जो क्रियाकर्म कर दिया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले दिनों बड़ी संख्या में गंगा के किनारे पर शवों को दफनाया गया था। एबीपी गंगा पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। बहरहाल श्रृंगवेरपुर समेत तमाम दूसरे घाटों पर पिछले 8-10 दिनों से किसी भी शव को नहीं दफनाया गया है। शव को दफनाए जाने पर पूरी तरीके से रोक है। जो पुलिस है और प्रशासन के अधिकारी हैं लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि शवों को दफनाया ना जाए। लेकिन ताउते तूफान की वजह से पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसकी वजह से घाट के ठीक किनारे जो कब्र बनाई गई थी वो खुल सी गई थी और उन जो उसमें लाशें थी वो गंगा में जो है वो उतराने लगी थी। इस वजह से अब घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो मिट्टी का कटान है, जो रेत का कटान है, उसको रोक लगा दिया जाए ताकि पानी जो है वो बाहर से बह जाए और जो कब्रें यहाँ पर बनाई गई हैं उनको नुकसान ना पहुँचने पाए। यहाँ पर अब शवों को नहीं दफनाया जा रहा है, लेकिन जो शव कटान की वजह से कब्र से बाहर आ जा रहे हैं उनके लिए अब दाह संस्कार की व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी शव को नुकसान पहुँचता है वो कब्र से बाहर आती है तो उनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, श्रृंगवेरपुर घाट। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहे। देर शाम सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी ने बीएचयू में भारतीय सेना के डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 750 बेड के राजन मिश्रा कोविड अस्पताल और सर सुंदरलाल चिकित्सालय बीएचयू में बनाए गए ब्लैक फंगस वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि वो अपनी आने वाली किसी भी लहर के लिए आप तैयार रहें। जिले में मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका जरूर ध्यान रखें। इससे पहले सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे और सीधे पुलिस लाइन से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड की व्यवस्था की पूरी जानकारी ली। यहां पर पीड़ित लोगों से बातचीत की और उनको सलाह देने के बारे में तैनात कर्मचारियों से भी पूछा। आजमगढ़ में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में लगातार हो रही ज्यादा टेस्टिंग, कोरोना संक्रमण अब कम हो रहा है। तीसरी लहर के लिए प्रदेश तैयार है। आज से ठीक 1 महीने पहले प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हम लोगों ने पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। जबकि टेस्ट की क्षमता पहले से दुगनी हुई है। 24 अप्रैल के आसपास हमारी जो टेस्ट क्षमता थी वह 2 लाख से 2.25 लाख थी। आज प्रदेश के अंदर टेस्ट की क्षमता, आज हमने जो टेस्ट किए 3,26,000 टेस्ट किए हैं और आज एक्टिव केस प्रदेश में घट करके केवल 76,000 रह गए हैं। सेकेंड वेव में हमारे सामने संकट आया था ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की। आज हर जनपद को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर 377 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं।
वहीं मृत शिक्षकों के आश्रितों के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए मृत शिक्षकों के आश्रितों को खाली पदों पर नियुक्ति देने का फैसला किया है, जिसमें मृत शिक्षकों के बीएड, डीएलएड और टीईटी डिग्री धारकों को शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जबकि जो आश्रित टीईटी परीक्षा में पास नहीं हैं और तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की योग्यता रखते हैं, उन्हें तृतीय श्रेणी में खाली पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। पहले ज्यादातर मृत शिक्षकों के आश्रित हायर एजुकेशन के बावजूद टेट परीक्षा पास नहीं कर पाने और थर्ड ग्रेड में पद खाली नहीं होने की वजह से फोर्थ ग्रेड के पदों पर काम करने के लिए मजबूर थे। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके पाल्य अगर बीएड, डीएलएड और बीटीसी डिग्रीधारी हैं तथा टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो उन्हें तो शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल जाती है, लेकिन जो अभ्यर्थी जो पाल्य टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं उन्हें अधिक योग्यता रखते हुए भी चतुर्थ श्रेणी में सेवा करने के लिए विवश होना पड़ता था, क्योंकि तृतीय श्रेणी में पद रिक्त नहीं होते थे। इसलिए अब हमने यह आदेश किया है कि जो अभ्यर्थी जो मृतक आश्रित योग्यताधारी होंगे, तृतीय श्रेणी में नौकरी प्राप्त करने की योग्यता रखते होंगे, तो पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंख्य पदों पर उनकी तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। रविवार को दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद आज आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले राजधानी लखनऊ में हैं, जहां आरएसएस नेताओं की एक अहम बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सह सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले बैठक में मौजूद हैं। लखनऊ में कोविड काल में सरकार और संगठन के काम पर चर्चा हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, इस बैठक से जुड़ी क्या अपडेट है? क्या अब भी बैठक चल रही है? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है। कल दिल्ली में बैठक करने के बाद लखनऊ पहुंचे आरएसएस के नंबर 2 सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की संघ के नेताओं के साथ आज लखनऊ में बड़ी बैठक हुई। एबीपी गंगा के पास ये पुख्ता जानकारी है। बैठक में क्षेत्र प्रचारक अनिल जी और प्रांत प्रचारक कौशल जी मौजूद रहे और इस बैठक में सोर्सेज की माने तो बैठक में कोरोना काल में सरकार के कुछ अधिकारियों की लापरवाही जिसके कारण सरकार की फजीहत हुई, इस पर चर्चा हुई। संघ कुछ अधिकारियों से बेहद नाराज है क्योंकि सरकार की छवि खराब हुई है, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की छवि खराब हुई है और सोर्सेज की माने तो संघ की नाराजगी की वजह से कोरोना काल में सरकार की छवि खराब करने वाले अधिकारियों को हटाया जा सकता है। और साथ ही सोर्सेज से बड़ी खबर है कि बैठक में कोरोना काल में संघ के स्वयं सेवकों द्वारा किए गए राहत कार्यों की भी समीक्षा हुई। साथ ही पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई और साथ ही यूपी के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। ये एक अहम जानकारी मिल रही है एबीपी गंगा के दर्शकों को। मैं ये बड़ी जानकारी दे दूं कि नंबर 2 आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ में हैं और ये बहुत ही गुपचुप तरीके से बैठक हुई। इस बात की जानकारी सोर्सेज से एबीपी गंगा के पास है कि ये बड़ी और अहम बैठक हुई है जिसमें अनिल जी क्षेत्र प्रचारक मौजूद हैं, साथ ही प्रांत प्रचारक कौशल जी मौजूद रहे और दत्तात्रेय होसबोले रहे और साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक समीकरणों पर भी बातचीत हुई और न केवल संघ के स्वयंसेवकों द्वारा कोरोना काल में काम किए जाने पर बात हुई बल्कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हालात पर भी चर्चा हुई। राजनीतिक जो समीकरण है उस पर चर्चा हुई। 2022 के चुनाव को कैसे लड़ा जाए, कैसे लड़ने में सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, इन सारे पहलुओं पर वार्ता हुई है। एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। दत्तात्रेय होसबोले के साथ ये बड़ी बैठक हुई है और एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। यानी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हालात निरंतर बदलते जा रहे हैं, एक नई जो संभावना, एक नई जो यहाँ उठापटक मची हुई है उस पर भी बातचीत हुई है और ये बड़ी और अहम बैठक है। चलिए, बड़ी और अहम बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बैठक को लेकर अपडेट देने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जो अपडेट दे रहे थे। ये अहम बैठक हुई है और कोविड काल के दौरान ये बैठक कई मायने रखती है। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई और सरकार और संगठन के काम पर चर्चा हुई। और अब बात उस वायरल वीडियो की जो हर किसी को चुभ रहा है। ये वायरल वीडियो कानपुर से सामने आया और इस वीडियो में एक शख्स टैंकर से ऑक्सीजन को हवा में उड़ा रहा था।
आसपास के लोगों ने यह घटना कैमरे में कैद कर ली और वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। और यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब कुछ दिन पहले ही लोग ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे थे। महामारी के इस दौर में चारों तरफ मारामारी मची थी और लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते जिंदगी की जंग हार रहे थे। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और इसके चलते उनकी जान तक चली गई। कानपुर के घाटमपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें ऑक्सीजन की बर्बादी की बात कही जा रही है। लेकिन ऑक्सीजन की बर्बादी के बीच जानकार ये भी कहते हैं कि जब ऑक्सीजन का टैंकर ट्रैवल करता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे रिलीज़ करने के लिए नोज़ल से ये प्रक्रिया की जाती है। लेकिन बावजूद इसके तमाम जब सवाल उठ खड़े हुए तो उन सवालों के बीच में जिलाधिकारी कानपुर नगर ने इस पर जांच की बात कही है। इस वीडियो में जो टैंकर दिख रहा है उसकी पहचान करने के लिए सबसे जरूरी चीज थी नंबर प्लेट। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि टैंकर की नंबर प्लेट पश्चिम बंगाल की है, लेकिन ना टैंकर की पूरी सच्चाई पता चली है और ना ही ड्राइवर का। ऑक्सीजन की बर्बादी इस वीडियो में दिख रही है, लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रेशर को नोज़ल से रिलीज़ करना होता है और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो टैंक फट भी सकता है। सवाल यही है कि जांच इस बाबत होनी चाहिए क्योंकि यही प्राणदायिनी वायु थी, ऑक्सीजन थी जो लोगों को नहीं मिली और उनकी जान चली गई। और अगर ऑक्सीजन की बर्बादी ड्राइवर के द्वारा की गई है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच पूरी होनी चाहिए। ना तो ये लापरवाही है, ना ये शरारत है और ना ही इसे अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जो नाजुक वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने प्रेशर रिलीज जैसे तर्क देने भी शुरू कर दिए, लेकिन हमारा सवाल था कि क्या वाकई ऐसे प्रेशर रिलीज किया जाता है। इसे समझने के लिए हमारे रिपोर्टर ने ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े लोगों से बात की। नहीं ऐसा नहीं है। उसमें जो है जब टैंक का प्रेशर बढ़ता है तो टैंक की सेफ्टी बोलती है, सेफ्टी बोलने के बाद वो सेफ्टी बंद हो जाएगी। जब प्रेशर डाउन हो गया तो वो प्रेशर उसको डाउन करने के लिए ब्लो कर रहा है। जो भी डक का ड्राइवर या कनेक्टर जो भी है वो प्रेशर डाउन करने के लिए उसको जो है ब्लो कर रहा है और जब प्रेशर डाउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो अपने आप वाल्व बंद कर देगा। अच्छा, अगर ना करेगा ये प्रक्रिया तो टैंक ब्लास्ट हो सकता है। टैंक ब्लास्ट हो सकता है। अगर सेफ्टी ने काम नहीं किया तो टैंक ब्लास्ट हो सकता है। अधिकारियों के पास ये वीडियो पहुंच चुका है, ड्राइवर की तलाश की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस टैंकर ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी। इस चुभने वाले वीडियो का पूरा सच तभी सामने आएगा जब ये सन की ड्राइवर पकड़ में आएगा। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बीच जानकारों ने जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर के आने का भी अंदेशा जता दिया है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में अब तीसरी लहर से निपटने के लिए खास योजना पर काम हो रहा है, जिसके तहत अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों का वैक्सीनेशन करने की योजना बनाई जा रही है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी दी है कि जिन लोगों के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उन्हें वैक्सीनेशन अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए हर जिले में वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग से अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए जाएंगे ताकि अभिभावकों के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर ही पड़ सकता है। क्योंकि छोटे बच्चों की देखभाल उनके अभिभावकों को करनी होगी, तो जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावकों को प्राथमिकता से जो है वो टीका लगाना उन्होंने ये निर्देशित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो जहाँ पर भी हमारा टीका लगाने की व्यवस्था 1 जून से पूरे प्रदेश में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए हो रही है, वहाँ पर जो 12 वर्ष से कम के बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको एक अलग काउंटर और उनको एक अलग व्यवस्था बनाकर बूथ बनाकर सिर्फ उन्हीं के लिए वहाँ पर टीकाकरण कराया जाएगा, ताकि उनको प्राथमिकता से भी टीका कराया जाए। और ताकि अगर कल को मान लीजिए बच्चों में किसी बच्चे में कोई इस प्रकार का संक्रमण आता है तो पेरेंट्स को अगर वैक्सीन लगी रहेगी तो वो पेरेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे।
खबर रुड़की से। रुड़की के गांव में लगातार बढ़ रहे खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते अब गांव में सैंपलिंग की जा रही है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ग्रामीण काफी कम तादाद में सैंपलिंग कराने पहुंच रहे हैं। वहीं पाडली गांव में भी पिछले दिनों लोगों के खांसी बुखार से पीड़ित होने की सूचना प्रशासन को मिली थी। अधिकारियों का कहना है कि गांव में एएनएम और आशा कार्यकर्ता टीमें बनाकर गांव का सर्वे कर रही हैं। गांव के पिछले 3 दिन से कोविड जांच के लिए कैंप गांव में लगाया गया है। साथ ही गांव में जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जांच करवाने पहुंचे। निगरानी समिति का के भी प्रॉपर लिस्टिंग और फ़ोन नंबर्स वगैरह सब शेयर कर दिए गए हैं। उनसे लगातार संपर्क बनाया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति तक ये जागरूकता फैलाई जा सके कि सैंपलिंग कराई जानी सर समय बहुत आवश्यक है, ताकि आगे की सभी स्वास्थ्य संबंधी सहायता, रिलीफ और प्रक्रिया का उन्हें लाभ मिल सके। और एक बार फिर रुख करते हैं बड़ी खबर का, लखनऊ का रुख करते हैं, जहां इस वक्त आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ आरएसएस नेताओं की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें कोविड संकट के दौरान सरकार और संगठन के कामकाज समेत कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, सरकार के कामकाज, संगठन के कामकाज समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई कोविड संकट काल के दौरान। ये जो चर्चा है, किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, संघ के सबसे बड़े नेताओं में से एक यानी दत्तात्रेय होसबोले, नंबर 2 मोहन भागवत के बाद नंबर 2 स्थिति सर कार्यवाह हैं, वो कल दिल्ली में बैठक किए। आज लखनऊ में बैठक हुई है। राजनीति जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत बदल रही है, उसमें दत्तात्रेय होसबोले का लखनऊ पहुंचना, संघ के नेताओं के साथ बैठक करना, जिसमें क्षेत्र प्रचारक अनिल जी, प्रांत प्रचारक कौशल जी मौजूद थे। 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो खराब प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ कुछ अधिकारियों की वजह से कोरोना काल में सरकार की जो फजीहत हुई है, उसको लेकर संघ नाराज है, सोर्सेज से ये खबर है। और ऐसे में इन अधिकारियों के ऊपर गाज गिर सकती है। संघ सरकार से ये बात कह सकता है संगठन के माध्यम से कि ऐसे अधिकारियों को हटाया जाए, जिसकी वजह से योगी सरकार की साख पर बट्टा लगा है। क्योंकि संघ नहीं चाहता कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य हाथ से निकल जाए, और ऐसे में संघ की बड़ी बैठक माने जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इस बैठक में कोरोना काल में संघ के प्रचारकों के द्वारा, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा कोरोना काल में किस तरीके से सामाजिक सेवा की गई है, उसको लेकर भी समीक्षा की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर भी बातचीत की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बदले हुए राजनीतिक हालात और जो सियासी घमासान और संभावनाओं की तलाश की जा रही है, उन सारे मसलों पर भी बातचीत हुई है। दत्तात्रेय होसबोले की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है उत्तर प्रदेश के मसलों में। जब वो सर कार्यवाह थे तो भी उत्तर प्रदेश की उनके पास जिम्मेदारी थी, यानी वो तय करते थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार संगठन के बीच कैसे चले। अब तो वो नंबर 2 की हैसियत में आगे हैं। ऐसे में उनकी बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी जो समीकरण बदल रहे हैं, यूपी में जो सियासी समीकरण जो बदल रहे हैं, उसको लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जानी चाहिए। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस राजनीति के जो पंडित हैं, वो तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं, तमाम तरह के संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सुनील बंसल और साथ ही साथ दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल थे। ऐसे में लखनऊ में ये बैठक अगले दिन ही होना, ये बड़ी बात मानी जाएगी। की ये बैठक काफी अहम इसलिए है कि कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार की फजीहत हुई है, उसमें कुछ अधिकारियों की अहम भूमिका संघ मान रहा है। कुछ अधिकारियों की भूमिका से बेहद नाराज है, उनके ऊपर गाज गिर सकती है। सोर्सेज की बड़ी खबर है।